हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है एज्यूम्शंस ऑफ कीन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कीन्स के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। इसमें सुनिए, कीन्स के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभी प्रयुक्त या बेकार संसाधन पूर्तीय विभाजन समरूप तथा परस्पर परिवर्तनशील है। नंबर 2, जब तक बेरोजगारी रहती है तब तक उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति पूर्ण रोजगार होती है। नंबर 3, पैमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ने पर कीमतें नहीं बढ़ती या घटती। नंबर 4, जब तक कोई भी बेकार संसाधन रहते हैं तब तक प्रभावी मांग तथा मुद्रा का परिणाम उसी अनुपात में बढ़ता है। अब आता है सुपेरियरिटी ऑफ कीन्स थ्योरी। कीन्स के सिद्धांत की श्रेष्ठता। आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्स के सिद्धांत को मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। इसकी पुष्टि के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1, मोर रियलिस्टिक थ्योरी। अधिक वास्तविक सिद्धांत है। कीन्स का सिद्धांत अधिक वास्तविक है क्योंकि यह अल्प रोजगार और पूर्ण रोजगार दोनों ही स्थितियों में लागू होता है, जबकि मुद्रा का परमाणु सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही लागू होता है। नंबर 2, इंटीग्रेशन बिटवीन मॉनेटरी थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ आउटपुट। मौद्रिक सिद्धांत तथा उत्पादन सिद्धांत में एकीकरण। कीन्स ने मुद्रा के सिद्धांत को कीमतों के सिद्धांत तथा उत्पादन के सिद्धांत से भी जोड़ा है। कीमत के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप ब्याज की दर कम होने के कारण निवेश में वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि होने के कारण उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ती है। इस कारण उत्पादन लागत तथा कीमत बढ़ती है। इस प्रकार कीन्स ने मुद्रा के सिद्धांत, कीमतों के सिद्धांत तथा उत्पादन के सिद्धांत का एकीकरण कर दिया है। नंबर 3, इनडायरेक्ट एंड नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस। मुद्रा और कीमतों में परोक्ष और असमानुपातिक संबंध प्रतिष्ठित दृष्टिकोण की तुलना में कीन्स का मुद्रा के परिमाण सिद्धांत इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह इस पुराने मत का खंडन करता है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं समानुपाती संबंध होता है। इसकी बजाय वह मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों के बीच अप्रत्यक्ष एवं असमानुपाती संबंध स्थापित करता है। नंबर 4, बेसिस फॉर मॉनेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। मौद्रिक एवं रोजगार नीति का आधार। यह सिद्धांत न केवल मुद्रा मूल्य की व्याख्या करता है बल्कि इससे नीति निर्धारकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 5, बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र की जटिलताओं को समझने में योगदान देता है और यह समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। क्रिटिसिज्म ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस। यानी कीन्स के मुद्रा और कीमत और सिद्धांत की आलोचनाएं। उपयुक्त गुणों के होते हुए भी यह सिद्धांत दोष रहित नहीं है। इस सिद्धांत की डॉन पैटिंगटन, फ्रीडमैन आदि ने काफ़ी आलोचनाएं की हैं। उनकी मुख्य आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनरियलिस्टिक एज्यूम्शन यानी कि अवास्तविक मान्यता। कीन्स के सिद्धांत की यह मान्यता भी वास्तविक नहीं है कि पूर्ण रोजगार से पहले प्रत्येक साधन की पूर्तियाँ लोचदार होती है। हर उद्योग में कुछ साधन विशिष्ट होते हैं जिनमें कमी होने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। ऐसे साधनों की कमी हो जाने पर उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं होती। नंबर 2, स्टेबल डिमांड फॉर मनी यानी कि मुद्रा के लिए स्थिर मांग। फ्रीडमैन ने अपने
अनुभव सिद्ध अध्ययनों के आधार पर दर्शाया है। मुद्रा के लिए मांग अत्यधिक स्थिर है, जबकि कीन्स की यह मान्यता थी कि मुद्रा में परिवर्तन अधिकतर मुद्रा की मांग में परिवर्तनों द्वारा विलीन कर लिए जाते थे। नंबर 3 है स्टैटिक यानी कि स्थैतिक। कीन्स द्वारा प्रतिपादित आधारभूत समीकरण स्थैतिक है। इसके अंतर्गत गत्यात्मक परिवर्तनों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। वास्तविक जीवन में उत्पादन, उपभोग तथा निवेश पर समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 मोर इम्पोर्टेंस टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर को अधिक महत्व। कीन्स ने निवेश के निर्धारण में ब्याज की दर को अधिक महत्व दिया है, जबकि सामान्य सिद्धांत में उन्होंने बताया कि निवेश पर ब्याज की दर की तुलना में पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 है अदर क्रिटिसिज्म्स, अन्य आलोचनाएं। कीन्स ने मुद्रास्फीतिक शक्तियों की वृद्धि के समय एवं आकार की ओर ध्यान नहीं दिया है। कीन्स ने अपने सिद्धांत में अनेक मान्यताओं को स्वीकार कर लिया है। वास्तव में ये मान्यताएं सांख्यिकीय आंकड़ों, निरीक्षणों एवं वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अंत में कीन्स के सिद्धांत में हम लागतों के ढांचे तथा विभिन्न लोचों एवं प्रक्रियाओं की जटिलताओं के जाले में उलझ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। इसमें सुनिए, इसमें सबसे पहले आती है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। शब्दकोश के अनुसार अंग्रेजी भाषा के इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ है फैलाव या वृद्धि। जब फुटबॉल के ब्लेडर में हवा भरी जाती है तो वह इन्फ्लेट होता जाता है, अर्थात फैलता जाता है। इस प्रकार कीमत स्तर के संबंध में इन्फ्लेशन का अर्थ कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि है। सामान्यतः कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। अब तक विद्वानों ने मुद्रास्फीति की बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, जिनको मोटे तौर पर हम 2 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है डेफिनेशंस बेस्ड ऑन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। इसमें सुनिए, मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर जो परिभाषाएं आधारित हैं वे मुद्रास्फीति को मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने का परिमाण मानती हैं। क्राउथर, कैमरर, हार्टे, गेंडी, गोल्डेन, बीजर और फ्रीडमैन आदि अर्थशास्त्रों मुद्रास्फीति को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं। पहली आती है कैमरर के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इज टू मच करेंसी इज रिलेशन टू द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बीइंग डन। यानी कैमरर के अनुसार मुद्रास्फीति की अवस्था उस समय विद्यमान होती है जबकि एक ओर तो मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और दूसरी ओर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नंबर 2 क्राउथर के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इज अ स्टेज इन विच द वॉल्यूम ऑफ मनी इज फॉलिंग i.e. प्राइस आर राइजिंग। यानी क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह परिस्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अथवा वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। नंबर 3 आता है हार्टे के अकॉर्डिंग द स्टेट इन विच देयर इज ओवर इशू ऑफ करेंसी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। वह परिस्थिति जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो मुद्रास्फीति कहलाती है। नंबर 4 मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इज अ स्टेडी एंड सस्टेन्ड राइज इन प्राइस। यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार कीमतों में सुस्थिर एवं अविरत होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मुद्रास्फीति कीमत स्तर के निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया है। अब नंबर 2 आता है डेफिनेशंस बेस्ड ऑन एक्सिस डिमांड। बिक्सेल, वेंट, वेंसन मतलब इसका मतलब है मांग आधिक्य या अतिरेक पर आधारित परिभाषाएं। इसमें सुनिए बिक्सेल, वेंट, वेंसन, कीन्स व टर्वे आदि अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति
की परिभाषा मांग आधिक्य के रूप में दी है। मांग आधिक्य विश्लेषण के अनुसार जब कभी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग अधिक होती है और चालू बचतों पर उपलब्ध पूर्ति के द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता तो स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पीगू और कीन्स की दृष्टि में मुद्रास्फीति कीमतों में वह वृद्धि है जो पूर्ण रोजगार की अवस्था में पहुंचने के बाद पैदा होती है। वे सभी प्रकार की कीमतों की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं मानते। अब आता है कीन्सेन व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति संबंधी कीन्स का दृष्टिकोण। कीन्स ने कीमत वृद्धि को दो भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है सेमी इन्फ्लेशन, यानी कि आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति। इसमें सुनिए, पूर्ण रोजगार से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा में भी कुछ वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं होती। पूर्ण रोजगार स्तर के पूर्व कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को कीन्स ने आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। यह मुद्रास्फीति मुख्यतः उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में अड़चन के कारण होती है। इसे अड़चन स्फीति भी कहा जाता है। नंबर 2 ओपन और फुल इन्फ्लेशन, खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। पूर्ण रोजगार स्तर तक पहुंचने के पश्चात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे कीन्स ने खुली पूर्ण वास्तविक या निरपेक्ष मुद्रास्फीति कहा है। इसका कारण यह है कि प्रभावपूर्ण मांग के बढ़ने पर भी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना संभव नहीं होता, क्योंकि उत्पादन के सभी साधन काम पर लगे होते हैं। डेलर्ड के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति तब होती है जब वर्तमान कीमतों के आधार पर पूर्ण रोजगार की अवस्था में उपभोग तथा पूंजीगत पदार्थों के लिए प्रभावपूर्ण मांग कुल उत्पादन के मूल्य से बढ़ जाती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि आंशिक स्फीति की घटना अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न हो सकती है, परंतु वास्तविक या पूर्ण स्फीति की घटना केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था के विद्यमान होने के उपरांत ही उत्पन्न होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।